नमस्कार। मेरा ख्याल है कि मैं 2-4-5 मिनट पहले ही आ गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, देर आने से पहले आना ज़्यादा अच्छा है। हाय, रमाशंकर सिंह जी आ गए, मेरे साथी अदिति सक्सेना, अलका मिश्रा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी आवाज़ भी आ रही है। बिंदु द्विवेदी जी आ गई, विजय पाल जी आ गए, अलका मिश्रा जी आ गई। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो एक बार फिर से ये जन सुलभ लाइब्रेरी पर उनके आमंत्रण पर, अर्पण कुमार जी के बुलावे पर आज यहाँ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी एक नई कहानी सुनाने के लिए। जयश्री पुरवार जी आ गई, विजय पाल जी आ गए, सबको नमस्कार। अर्पण जी ने बहुत ही अच्छा सा शीर्षक दिया है इस श्रृंखला का, जो उन्होंने मेरे लिए बनाई है, सूर्यबाला की समय सिद्ध कहानियाँ। समय सिद्ध कहानियाँ मतलब जो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ी। साधना अग्रवाल जी नमस्कार, जयश्री नमस्कार। तो समय के साथ पुरानी नहीं पड़ती हैं बहुत सी कहानी। संवेदनाएं तो ऐसे भी नहीं पुरानी पड़ती हैं, वही रहती हैं, बाहरी स्थितियां बदलती जाती हैं। मधु मेहता जी नमस्कार, रत्ना सिंह जी नमस्कार। थोड़ी देर मुझे अच्छा लगेगा सबको नमस्कार करते हुए, क्योंकि बाद में एक बार कहानी प्रारंभ करूंगी। चंद्रभान मौर्य जी नमस्कार, मधु मेहता जी नमस्कार। तो मैं ये कह रही थी कि कहानियाँ नहीं पुरानी पड़ती है, क्योंकि संवेदनाएं वही रहती हैं, मनुष्य वही रहता है, सिर्फ बाहर की स्थितियां बदल जाया करती हैं। तो ये जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये भी 80-85 मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खराबी है कि मैं बहुत ही बेतरतीब किस्म की लेखिका तो कहती नहीं हूँ, व्यक्ति हूँ, स्त्री हूँ। अच्छा, आपको सुनना, अलका मिश्रा कह रही हैं कि आपको सुनना हमेशा अच्छा लगता है। हमें भी आप लोगों को सुनाना अच्छा लगता है अलका जी। आप लोग सुनते हैं तभी मैं आधी सदी से लिख रही हूँ। छाया चोकसी जी नमस्कार। तो मुझे बहुत संक्षेप में बात करनी है अपनी, लेकिन अर्पण जी का आग्रह है कि नहीं दीदी, कहानियाँ ही नहीं, कहानियों के उत्स, कहानियों की रचना प्रक्रिया और कहानियों से जुड़ी, कहानी से जुड़ी जो भी बातें, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो भी अनुभूतियाँ, अनुभव आपके रहे हों, वो भी आप बांटिए। स्मिता शर्मा जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कहानी जब हम लिखते हैं, अपनी रचना प्रक्रिया की बात मैं करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी रचना प्रक्रिया के विषय में बताना, क्योंकि सारा कुछ इतने आहिस्ते आहिस्ते अंदर मेरे आता है और अंदर कहानी बैठती जाती है, फैलती जाती है। मुझे आभास ही नहीं होता, रह रह कर मुझे बेचैन करती है। मैंने बार बार कहा है, कोई व्यक्ति, कोई घटना आपने भी अनुभव किया होगा, ये सिर्फ मेरी बात थोड़ी ना है। मैं यही तो कहती हूँ कि मेरे और आप में, कहने और सुनने वालों में सिर्फ अंतर इतना ही है कि हम वो देखने के बाद, महसूस करने के बाद लिख भी देते हैं, और आप उसे पढ़ने के बाद वहीं से अपने आप को रिलेट करती हैं। इस कहानी के साथ भी ठीक यही बात हुई है। बहुत वर्ष पहले लिखी थी ये कहानी, और कहानी के बारे में मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बताऊंगी कि आप जैसे बहुत से पाठक कहते हैं कि मैडम, हम आपकी कहानियों में बहुत सा बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं। अलका आ गई है, अलका अग्रवाल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो लोग कहते हैं मेरे पाठक कि मैडम, हम आपकी कहानी में बहुत सा बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं, जो आप लिखती हैं वो भी, जो अर्थ है वो भी, और जो ध्वन्यार्थ है, जो उसके अंदर से बहुत कुछ जो कहते हैं ना, अदृश्य, अदेखा, असुना। हेम भारद्वाज जी नमस्कार। वो सब भी आपकी कहानियों में हमें मिलता रहता है। ये कहानी भी वैसी है, दृश्य भी ऊपर ऊपर साथ साथ चल रहा है और अदृश्य भी चल रहा है। अदृश्य को
कहानी नहीं कह रही है। अंशु जी नमस्कार। अदृश्य को कहानी नहीं कह रही है, वो बस दिखा रही है और पाठक महसूस कर रहे हैं। मज़ेदार बात ये कह है कि कहानी जो कुछ ऊपर ऊपर कह रही है, पाठक उसको अंदर अंदर उससे कहीं ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो इस कहानी को लेकर यही है। और अगर आप इसको समाज शास्त्रीय और तार्किक उस पर करें तो इस तरह से होगा, संपन्नता और विपन्नता के बीच चलता हुआ खेल जो है होता है, वो ये कहानी दिखा रही है। जो समाज का वर्ग है, संपन्न वर्ग और विपन्न वर्ग, उसके बीच में कैसे कैसे समीकरण आते हैं, बहुत सी कहानियाँ दिखाती हैं और अलग अलग कहानीकार अलग अलग तरह से दिखाते हैं। मैंने इसको थोड़ा अलग तरह से दिखाया है, वो इस तरह से कि शायद इस कहानी का कथ्य जो है, वो कैमरा आप कह रही है नीचे करने को, लेकिन मैं नीचे नहीं करूँगी। आप कहानी सुनिए, आप साड़ी मत देखिए। हैं आप कह रही है कि मैडम कहाँ नीचे करिए, मैं साड़ी देखूँगी, मैं साड़ी आपको नहीं दिखाऊँगी। लक्ष्मीकांत जी नमस्कार। तो ये मैं कह रही थी कि कहानी, पहली बात तो ये हुई कि जैसे मान लीजिए, ये थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ इस कहानी का। रिजवान उल हक जी नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसमें ये है, ये विपन्न भाई, बड़ा निम्न मध्य वर्ग का भाई, जिसने अपनी बहन को बहुत ऊंचे घर में ब्याह दिया है और ब्याह करके इतना हर्षित है, इतना खुश है कि वो देख करके वो अब फूला नहीं समा रहा है अपनी बहन का खुशी का साम्राज्य। लेकिन जब वो अपनी बहन के खुशी के साम्राज्य में जाता है तो वहाँ कैसे कैसी स्थितियाँ घटती हैं। देखिए, किसी और कथाकार के हाथ में हुआ गया होता ये कथ्य, तो होता कि वो विपन्न भाई का कैसे कैसे अपमान हो रहा है, वो विपन्न भाई कैसे जी उसका भावुक हो रहा है, कितना हीनता बोध उसको हो रहा है अपनी बहन के इतने बड़े संपन्न घर में आकर। लेकिन मेरी कहानी में ये बिल्कुल उल्टा है। मेरी कहानी में ये है कि जो विपन्न भाई अपनी बहन के घर आया है, वो बहुत खुश है, गदगद है, विभोर है। लेकिन जो कचोट चल रही है तीसरे स्तर पर, जो लोग कहते हैं और मैं भी कहती हूँ कि मैं दृश्य के भीतर का अदृश्य दिखाती हूँ, जो अदेखा है वही सुनाती हूँ, जो कहते हैं कि मैंने कई बारी लाइन दोहराती हूँ, बहुत अच्छी लगती है कि तुम इतना क्यों मुस्करा रहे हो, क्या दुख है मुझसे छुपा रहे हो। तो ये कहानी उसी दुख, उसी कचोट, उसी विडंबना की प्रस्तुति है। मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो अर्पण जी ने कहा कि नहीं दीदी आप इससे जुड़ी घटनाएं भी सुना दीजिए, तो घटना यही है कि जिस भी पाठक ने पढ़ा उसने इसको बड़ा संभाल के अपने अंदर रख लिया। मेरी कहानियाँ बहुत आपको उद्वेलित, बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं करती हैं। वो आपके अंदर बैठ करके आपको, ओम प्रकाश जी नमस्कार, राधा कृष्णन जी नमस्कार, जैसे ही कहानी पढ़ना शुरू करूँगी, रूपा नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है आपका आना। तो मैं कह रही हूँ कि मेरी कहानियाँ अदृश्य से दृश्य कर दिखा करके और एक तरफ हो जाती हैं, और उसको प्रतिक्रिया जो होती है, उद्वेलित जो होता है, वो पाठक होता है। तो मेरी इस कहानी में और मेरी किसी कहानी में कोई खलनायक नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है, खलनायक तो स्थितियाँ होती हैं और बड़ी नरम स्थितियाँ। तो सब मिलाकर ये कहानी एक बड़ा करुण व्यंग्य है, एक अवसादी व्यंग्य है, जो कि बहुत सुंदर के भीतर के अंदर की करुणा उद्वेलित हो रही। ऊपर ऊपर बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही है, अंदर अंदर करुणा की एक अंतर सलीला बह रही है। नीलू पाटिल जी नमस्कार। और इससे जुड़ी 2-3 चीज़ें आपसे साझा करूंगी। बहुत जगह इसका वाचन किया है मैंने, और शायद यूट्यूब पर और किसी और पटल भी किया हो, मुझे ध्यान नहीं आया, नहीं तो मैं नहीं लेती। हाँ, मौन होकर बोलती हैं मेरी कहानी, आपकी भी रूपा। तो इस कहानी के साथ ये हुआ कि एक तो मुझे याद है यादगार
वाचन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के महिला कॉलेज में किया था। दूधनाथ जी भी थे, दूधनाथ सिंह जी की कहानी थी, मेरी कहानी ये थी, और लोगों ने किस तरह घेरा था मुझे। दूसरा जो बहुत ही जो कहते हैं मन को छू जाने वाला अनुभव मेरा है वो ये है कि इंडियन क्लासिक्स, जया बहुत प्यार आप आ गई, इंडियन क्लासिक्स में जितने भारतीय लेखक हैं उनकी एक एक कहानी चुनी गई उस श्रृंखला में, और मेरी ये कहानी चुनी गई। और मेरी कहानी कहाँ दी जा रही है, किस दूरदर्शन केंद्र को दी जा रही है, मुझे पता नहीं था। बाद में पता चला जयपुर केंद्र को दी गई है। तो जयपुर केंद्र में उस समय नंद भारद्वाज जी थे, उनसे भी उस समय तक मैं परिचित नहीं थी, सिर्फ कलम के माध्यम से परिचित थी। और मेरे पास फ़ोन आया सुधा गुप्ता जी, जो ये निदेशिका थी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, कि मैडम मैं इस कहानी पर बनाने जा रही हूँ, मुझे आदेश हुआ है प्रसार भारती का, और मैं चाहूँगी कि आप लिखें इसकी स्क्रिप्ट। मैंने कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, और मैंने कभी स्क्रिप्ट जीवन में लिखी भी नहीं थी। और विनीता विजयन जी, बहुत बहुत आभार, आप आई देख रही हैं। तो मैंने लिख दी स्क्रिप्ट और उन्होंने बनाई, इतने मन से बनाई, इतनी जुड़ गई वो कहानी से कि उनको स्लॉट दिया गया था 28 मिनट का। ये 28 मिनट की कहानी, 28 मिनट की कहानी होनी चाहिए, या आपका टेलीफिल्म आपकी 28 मिनट की होनी चाहिए। और उन्होंने जब बनाई तो हुई है 46 मिनट की या 44 मिनट की। आप सोचिए, डबल द टाइम। नेचुरली स्वाभाविक था कि उनकी कहानी हुई कि नहीं ये इतनी लंबी नहीं चलेगी, आपने दुगना स्लॉट लिया है, इस कहानी को आप आधा करिए। उन्होंने कहा लोगों से, विशाल जी नमस्कार, कि मैं छोटा कर दूंगी, बस मेरी एक बहुत विनम्र शर्त है, वो ये शर्त है कि आप लोग एक बार इस कहानी को देख लीजिए, जो मैंने टेलीफिल्म बनाई है देख लीजिए, जहाँ भी कहेंगे मैं उसको छोटा काट दूंगी। और जो लोग थे, जो निर्णायक थे, जिन्हें देखना था, जिन्हें निर्णय लेना था, उन्होंने पूरी 46 मिनट कहानी देखी और सुधा गुप्ता जी से कहा कि नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, हम इसे 2 स्लॉट में दिखा देंगे। तो सुधा गुप्ता जी की खुशी से बहुत बड़ी मेरी खुशी 2 स्लॉट की नहीं थी, कहानी पर टेलीफिल्म बनाने वाले की जुड़ाव की खुशी थी, ये एक रचनाकार की खुशी थी। तो ये बनी भी 2 स्लॉट में दिखाई भी गई, और बाद में मुझे दूरदर्शन केंद्र ने सूचित किया, नंद भारद्वाज जी ने, कि इस टेलीफिल्म को 2 पुरस्कार भी मिले हैं। तो ये टेलीफिल्म अभी है यूट्यूब पर, सज़ा याफ्ता नाम से ही, और इसमें बहुत कुछ सुधा जी ने जोड़ा है। और मज़ा ये है कि बहुत कुछ जो हम शब्दों के माध्यम से नहीं कह पाते हैं, वो उन्होंने दृश्यों के माध्यम से दिखाया है, और जो दृश्यों के माध्यम से नहीं कह सकती वो हम शब्दों के माध्यम से हम बताते हैं। तो ये अनुभव, शिवदयाल जी नमस्कार। और एक दूसरा अनुभव है कि ये हो गया कहानी, इसके बाद मैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वर्धा में, मैं 3 महीने के लिए गेस्ट राइटर, अतिथि अध्यापक थी वहाँ पर। तो उसमें उन्होंने नाटक विभाग में कहा कि हम इस कहानी को आपके मुंह से सुनेंगे भी, और इस कहानी पर जो टेलीफिल्म बनी उसको देखेंगे भी, और उन दोनों को, क्योंकि वो नाटक विभाग था, परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग, तो दोनों को तुलना करके देखेंगे कि क्या अंतर होता है सिर्फ शब्दों को सुनने में और देखने में, कितना कुछ छूटता है उधर और कितना कुछ मिलता या छूटता है इधर। तो बस अब मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगी, और नहीं तो मेरी कहानी अधूरी छूटेगी। मैंने जो बताया कि 85-86 के करीब लिखी गई थी कहानी, और धर्मयुग में ही मेरा ख्याल है आई है, मैंने रखा तो नहीं है। और अभी ये कहानी इस संग्रह मानुष गंध
उल्टा ये दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, और ये भी आपको उल्टी लेकिन ये आपको दिखाई पड़ जाएगी। ये हिंद पॉकेट बुक्स की है, सूर्यमाला की यादगारी कहानियाँ, और भी कई मेरे संकलनों में नेशनल बुक ट्रस्ट से आई है सूर्यमाला की संकलित कहानियाँ, उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा 2 घूंट पानी पीऊँगी, फिर आप लोग को कहानी सुनाती हूँ। सीधे कहानी पर आती हूँ। सज़ा याफ्ता। सज़ा याफ्ता। आगे आगे हरलाल था, अटैची लिए, और पीछे पीछे दादा। माँ जी के पैर छुए तो बड़े प्यार से मिली। कब आए? ट्रेन ज़्यादा लेट तो नहीं थी? हाँ, खुदीराम बता रहा था 1.25 घंटे लेट थी। और सुनाओ, बहू कैसी है, बच्चे कैसे हैं? बड़ा तो सुना चौथी में गया। माँ जी में सबसे मज़ेदार बात यही है कि खुद ही प्रश्न करेंगी और खुद उनके उत्तर भी देती जाएंगी। दादा बड़ी मुश्किल से उनकी स्वतः प्रश्नोत्तरी के बीच जी माँ जी इतना ही कर पाए थे, थोड़ा सा, कि इतने में बाहर से चपरासी खुदीराम ज़रूरत से ज़्यादा मुस्तैदी से सलाम ठोक कर बोला, वो माता जी, क्या नाम है, मुनसफ साहब आया चाहते हैं। कौन? संदीप। माँ जी अचानक हड़बड़ा जाती हैं। तो बुला लाओ ना। तभी उनका ध्यान दादा पर जाता है। वो उसी तेज़ी से दादा की ओर मुड़कर जल्दी से कहती हैं, अच्छा, तो तुम हाथ मुंह वगैरह धो और कपड़े बदलो, सफ़र के थके होगे। मैं ज़रा। फिर मुझे हिदायत देती हैं, शालिनी, अपने दादा को ले जाओ उनके कमरे में, उनका कमरा दिखाओ, थके होंगे, चाय वगैरह सब वहीं पर चली जाएगी। दादा कमरे में आते हैं, पूछते हैं, कैसी है शालू? अच्छी दादा। भाभी कैसी हैं? ठीक ठाक। और उसका क्या, जब तक दर्द नहीं उभरता तब तक ठीक ही रहती है। मिंटू और पिंटू दादा खिलवाड़ी ज़्यादा हो गए हैं, और क्या, कितना भी कहो, पढ़ाई लिखाई में दोनों का मन ही नहीं लगता है। पिंटू मुझे याद करता है। उसे तो उतनी नहीं, दूसरों के मुंह से बुआ बुआ तेरा जिक्र सुन के ज़रूर रटता रहता है, क्योंकि 2.5-3 साल का ही तो था जब पिछली बार तू आई थी। उधर माँ जी संदीप से बातें कर रही हैं। और सुनाओ संदीप, मम्मी कब आई रानी खेत से? खुदीराम कह रहा था परसों शाम आ गई। पैर का दर्द कैसा है उनका? अखिल कहता था इस होम्योपैथ ने तो कमाल कर दिया। अच्छा, मौसम कैसा था रानी खेत में? आजकल तो खूब ठंड पड़ रही होगी। और गर्मियों में किधर जाने की सोची है इस बार? सुना तुम माउंट आबू का प्रोग्राम बना रहे हो भाई। कौन? शालिनी घर में ही है। अरे हरलाल, शालिनी बहू जी को बुला के लाना तो जरा। अरे ये देखो, संदीप सेबों की पूरी पेटी उठा लाया है। अब जरा इसे गर्म कॉफी पिलवाओ। माँ जी बड़ी उससे बोले जा रही थी। हरलाल इधर मेरे कमरे में चाय की ट्रे रख गया है, दूध शक्कर सब अलग अलग पॉट्स में। दादा, कितनी शक्कर डालूं आप में? दादा चौंकते हैं। डाल दे थोड़ी सी, ऐसे ही, बहुत ज़्यादा नहीं, चीनी वाली। अच्छा लग रहा है आप आ गई हैं। पूछने के बाद मैं भी चौंकती हूँ। मुझे खुद भी कहाँ मालूम दादा कितनी शक्कर पीते होंगे। इस तरह हम चाय पीते ही कहाँ थे हम लोग। चाय, चीनी, अदरक, दूध और पानी खौलाया, इकट्ठे भगोने में छाना
और मग्गे लेकर चिल्लपो मचाते बच्चों में बांट दिया। दादा ये लेंगे? क्या चीज़ है? दादा सहज भाव से पूछते हैं। पेस्ट्री दादा, मैं झिझकते हुए कहती हूँ। ना, रहने दे, अंडा पड़ा होगा, दादा सहज निरासक्त भाव से कहते हैं। फिर थोड़ी देर को जैसे सब कुछ थमा सा रह जाता है। कहीं कोई कुतूहल, जिज्ञासा या प्रश्न नहीं। कहाँ गए वे सारे के सारे सवालों के गुच्छे जो किसी अपने को इतने दिनों बाद देखते ही बेकाबू हो जाते हैं। उनकी जगह मैं थमी सी पूछती हूँ, दादा नहाएंगे? अभी ही? दादा चौंकते हैं। अभी नहीं, अभी माँ जी के पास तो बैठे ही नहीं। पहले उनके पास घंटे आधे घंटे जरा बैठ लूँ बेटा। नहीं नहीं दादा, मैं घबरा कर चौंकती हूँ। माँ जी के पास कोई बैठे हैं, आप पहले नहा ही लीजिए ना। माँ जी कुछ नहीं सोचेंगी, उल्टे बिना नहाए आप जाएं तो शायद समझें कि मैंने आपके नहाने का ठीक से इंतज़ाम नहीं किया। अच्छा अच्छा, दादा हंसते हैं, जैसा तू कहे, और झुककर अपनी अटैची खोलकर तौलिया, साबुन और शेविंग का डब्बा निकालने लगते हैं। तौलिया क्यों निकालते हैं दादा? है ना बाथरूम में, साबुन, कंघी, तेल सब कुछ है। थोड़े दिन को ही तो हैं आप, शेव के लिए भी इनका रेज़र है ना। मत निकालिए अपना डिब्बा, मत निकालिए दादा। मैं जैसे घिघियाता हुआ एक आदेश सा दादा को देती हूँ। दादा हतप्रभ आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरा कहा मान लेते हैं। मैं उनका हजामत वाला डिब्बा, टॉफ़ी का पुराना जंग खाया नहीं निकालने देती। दादा क्या है ना, वो बेकार में छूट वूट भी जाए तो? अरे तो तेरे घर छूट ही जाएगा तो क्या? दादा हंसते हैं, आ जाएगा। मेरी नज़र जल्दी से डिब्बे के अंदर से फिसलती हुई अपने वजूद में लौट आती है। एक छोटी सी लेबिल उखड़े तेल की शीशी, घिसा हुआ साबुन, कंघी, शेव करने का मैला सा ब्रश। हाँ, जाते तो रहते हैं यहाँ से मुंसिफ साहब, बत्रा साहब, कनोड़िया साहब। उन लोगों के हाथों ये डिब्बा। मैं घबरा कर आंखें मूंद लेती हूँ। नहीं नहीं, ये डिब्बा यहाँ नहीं छूटना चाहिए। दादा नहा कर आ गए हैं। दादा नहा लिए? अरे कपड़े क्यों धोए आपने? वो बाई है ना? अरे नहीं, वो बूढ़ी बेचारी मेरे कपड़े कहाँ धोएगी बेटा। और वैसे भी आजकल तो जब तेरी भाभी का दर्द उभरता है ना, तो मिंटू पिंटू के कपड़े भी मैं ही तो धोता हूँ। मैं फिर से चौंक जाती हूँ, कहीं आसपास हरलाल तो नहीं है। दादा ने बातें करते करते कपड़े पहन लिए हैं। मैं देखती हूँ दादा के कुर्ते पर पड़ी तमाम शिकनें, लेकिन दादा अपने कुर्ते पर पड़ी तमाम शिकनों से बेखबर खुश खुश मुझसे पूछ रहे हैं, अखिल बाबू दफ्तर में होंगे ना? अरे क्या कहते हैं दादा, कहने को बगल के बंगले के बाहर ही ऑफिस है, पर लोगों की भीड़ ऐसी घेरे रहती है कि 1 बजे तक भी कमरा पार करके घर में खाना खाने आना मुश्किल हो जाता है। खाना खाने को आ पाए तो गनीमत। तो जाऊं जरा वहीं उनके ऑफिस में ही मिलाऊं? दादा सोचसा उठने लगते हैं। जाने भी दीजिए। नहीं दादा, मैं जल्दी से टोकती हूँ, कहाँ वहाँ भीड़ भाड़ में जाएंगे। आप कह रहे थे ना, तो बल्कि माँ जी के पास बैठ लीजिए।
अपने संवाद की असहायता मुझे निरंतर त्रस्त करती जा रही है। यहाँ आपसे बताऊँ, मुझे वो टेलीफिल्म याद आ रही है कि कैसे चेहरे के एक्सप्रेशन से चरित्रों के चीज़ें आती हैं। लेकिन दादा हर तरह से सहज हैं, खुश हैं। ठीक है, चल उन्हीं के पास चल के बैठता हूँ। माँ जी अनदेखा करते हुए भी सरसरी निगाह डाल देती हैं दादा के कुर्ते पर। बड़ी सावधानी से हर शब्द में अपनापन घोल मीठा उलाहना देती हैं। शालिनी, यही खातिर की है तुमने बड़े भैया की? उनके कपड़ों में जरा आयरन तो कर सकती थी। सूटकेस में रखे रखे मुड़ तुड़ गए होंगे। मेरा सिर शालीनता से नहीं, अपराध बोध से झुक जाता है। अपराध बोध भी आयरन न कर पाने का नहीं, बल्कि इस स्थिति के पैदा हो जाने का। कैसी त्रासद होती है ऐसी स्थिति, जब हर शब्द अपना अर्थ बदल देता है, सवाल भी जवाब भी। जवाब में मैं कहती हूँ, कहा था मम्मी जी, करने ही नहीं दिया कि क्यों बेकार परेशान होती है। अरे तो अखिल का कुर्ता पैजामा दे देना था ना, ये कोई गैर का घर थोड़ी है। मैं चुप रह जाती हूँ। अखिल दफ्तर से उठकर लंच पर आ गए हैं। हेलो दादा। दादा ने अपने घुटनों तक बढ़ते उनके हाथ को वहीं पर अपने हाथों से रोक दिया है और निहाल हो गए हैं। सब ठीक ठाक दादा? दादा ने दोनों हाथों के इशारे से सुखी गदगद भाव जताया है। अच्छा दादा, मिनट भर में शावर लेकर आता हूँ। हरलाल, खाना लगाओ फटाफट। अखिल सचमुच कुछ मिनटों में ही कोलोन से महकते सफ़ेद छक कुर्ते पजामे में टेबल पर आ गए हैं। आते ही उन्होंने 2-4 डोंगे उठाकर पहले दादा से पूछा है, फिर फटाफट अपनी प्लेट में चीज़ें भरनी शुरू कर दी हैं और दूसरे हाथ में घी चुपड़ी रोटी उठा ली है। कर्ण और कनु ने भी वैसे ही पापा की देखते हुए रोटियां थाम ली हैं। मुझे याद आता है, बचपन में खाते समय दूसरा हाथ लगाते ही दादा हड़क कर टोक दिया करते थे, दोनों हाथ से खाती है, छी गंवारन कहीं की, एक हाथ से खाना खाते हैं, दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से पानी। मैक्रोनी अच्छी बनी है मैडम। अखिल अपनी प्लेट में फिर से मैक्रोनी डालते हुए कहते हैं। अरे दादा को दो। मैं झिझकती हूँ। आप लेंगे दादा? क्या है? दादा अचकचाते हैं। अले आप मैक्रोनी नहीं जानते मामा जी? कनु अपनी पतली तीखी नकनकाती आवाज में तुतलाता है। लेकिन दादा बच्चे की तोतली बात पर खुशी से निहाल होकर हंस रहे हैं। हाँ कन्नू बाबू, हमने तो भाई ये मैक्रोनी वगैरह कभी खाई ही नहीं। सचमुच दादा किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त सरल निश्चल हंसी हंस रहे हैं। दयनीयता तो मैं उसमें घोल रही हूँ, उस हंसी में, अपनी कल्पना से। जिंदगी की इस सिचुएशन में न कोई खलनायक है न खलनायिका, न कहीं घृणा, न ईर्ष्या, न द्वेष, न शोषण, न प्रताड़ना, और संघर्ष की तो गुंजाइश ही नहीं। और इस स्थिति की तो शुरुआत ही मेरे भाग्य की पराकाष्ठा के रूप में हुई थी। सुनेंगे आप? बहुत खासी नाटकीय। जिस रईस के घर अखिल की बारात उतरी थी, पता चला वो लड़की साफ बोल नहीं पाती, हल्का तुतलाती है, सिर्फ हाँ ना कर पाती है। जिस समय लड़की दिखाई गई, ये उस समय की कहानी है ना, और इस समय भी अभी हमारे यहाँ आप छोटे शहरों में जाइए तो लड़कियाँ दिखाई ही जाती हैं।
जिस समय लड़की दिखाई गई उस समय हाँ हाँ या जी इतना ही बोली थी और शर्मीली लड़की की मॉडेस्टी समझकर इसे लिया गया था। लेकिन अब जब बारात आ गई थी तो पता चला तो अपने अपने ख़ानदानों को लेकर बात तेवरों में बदल गई थी। ये भी कि बारात खाली लौट कर नहीं जाएगी, लेकिन बारात तुतलाती लड़की को भी लेकर नहीं जाएगी क्योंकि छल किया गया है। फिर तब किसी शुभचिंतक ने सुझाया था कि सिर्फ पैसे और बड़े नाम पर नहीं जाइए तो इसी मोहल्ले के एक अति सामान्य घर की बड़ी शालीन बहू आपको मिल सकती है। बस दादा को फौरन बुलवाया गया। घर भर में किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हर किसी की आंखों में हैरत और ललक और खुशी दोनों। लेकिन दादा ने अपने स्वाभिमान की टेव रखी कि हमें थोड़ा तो समय दीजिए, अपनी इस छोटी बहन की विवाह के लिए हमारे पिता नहीं हैं। पर अखिल के पिता ने बड़ी शालीनता से इनकार कर दिया था कि सिर्फ लड़की ही पाकर वे लोग उपकृत हो जाएंगे। बस बारात सोत्साह शालिनी बहू को लेकर बाइज्जत अपने शहर लौट आई थी। तब से आज तक शालिनी बहू की भावनाओं की बराबर कद्र की जाती है इस घर में। देखिए, दूसरी जगह उल्टा कुछ हो सकता था, यहाँ सब कुछ अच्छा ही है। पूरा ध्यान और सतर्कता बरती जाती है इस घर में, क्योंकि बरसों पहले मैंने इस घर की गिरती साख बचाई थी। ये घर उपकृत है मेरा। लेकिन जाने क्यों मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी ही कई हिस्सों में विभक्त हो गई है और अब न टूट कर अलग रह पा रही हैं वो हिस्से, न जुड़े ही रह पा रहे। बस यूं ही बेआवाज़ छुपे छुपे किसी कोने में पड़े रहना और सारी सतर्कता के बावजूद जब तब हल्के से अंदर कुछ चिटक जाना। दादा परम संतुष्ट हैं सुख सुविधा से भरी पूरी मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर, अखिल का दफ्तर और माँ जी का पूजा घर देखकर, कर्ण और कनु की कॉन्वेंटी अंग्रेजी तथा नौकरों चाकरों की मुस्तैदी देखकर। बच्चे अपनी अपनी किताबें लेकर बारी बारी उन्हें खूब उत्साह से मामा जी को दिखा रहे हैं। दादा ने पहले कर्ण की इंग्लिश की किताब ली और बियर का मतलब पूछा। बताओ तो कर्ण, बियर क्या होता है? कर्ण चौंका, फिर बुक में झांक के देखा और दादा के उच्चारण पर जोर जोर से पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, अरे बियर नहीं, बेर बाबा जी, बेर मामा जी। बियर तो पीने वाली होती है, आप भालू को पी सकते हैं क्या? इसी तरह दादा के हर एक दो शब्दों के बाद वो उन शब्दों के कॉन्वेंटी एक्सेंट और उच्चारण बताता रहा। फिर यकायक घड़ी की ओर देखकर बोला, अब हमारा सोने का टाइम है मामा जी, हम सोने जाएंगे, ओके? 2.5 साल पहले किसी तरह दादा भाभी के पास जाना हो पाया था, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक थी। अखिल को 10-12 दिनों को बाहर जाना पड़ा था और इस बीच में कोई महत्वपूर्ण नाते रिश्तेदार भी नहीं आने वाले थे। वहाँ दादा और मिंटू स्टेशन आ गए थे। पहुँचते ही बच्चे मेरी लाई हुई सौगातों पर टूट पड़े। लड़ाई झगड़े मार पीट की नौबत आ गई। छोटे वाले पिंटू ने तो जो बुशर्ट मेरी लाई हुई नापी तो उतारने का नाम ही नहीं लिया। उतारने के नाम पर रोते हुए चीख चीख कर ज़मीन पर लौटना शुरू कर दिया। आखिर भाभी ने कान उमेट कर 2-3 चांटे लगाए, तब जाकर माने। वहीं मेरे बच्चे कर्ण कनु दोनों हाथ पीछे बांधे हक बके से इस सब को देख रहे थे। दोपहर को आइसक्रीम वाला बोला,
मिंटू पिंटू ने शोर मचाना शुरू किया। दादा खुश होकर जेब से पैसे निकालने लगे। उन्हें ज़्यादा उत्साह कर्ण और कन्नू को आइसक्रीम खिलाने का था। लेकिन कर्ण बड़े सर्द ठंडे लहजे में बोला था, हम बाजार की खुली आइसक्रीम नहीं खाते मामा जी। मैंने फौरन डांटा, अरे ये वो वाली नहीं, ये अच्छी वाली है, कागज़ में लिपटी। दोनों बच्चों ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा था कि बाजार की चीज़ों की इतनी मनाही कराने वाली मम्मी आज इस तरह कह रही है। हमेशा आइसक्रीम, चाट, चनाचूर वाले की आवाज़ के साथ ही घर में मचती चिल्लपों को सुनकर एक दिन छोटे कन्नू ने भाभी से पूछा था, आप घर में आइसक्रीम क्यों नहीं जमाती? इस पर भाभी ने खुश होकर कन्नू की बलैया ली थी। लो, हम भला आइसक्रीम किस में जमाएंगे? कन्नू जी, तुम्हारे घर में तो बड़ा सा फ्रिज है, उसमें जमाते हैं ना। कन्नू ने फट से टोका, तो आप फ्रिज खरीद क्यों नहीं लेती? लेकिन तत्क्षण भाभी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वो बड़ी बुजुर्गियत से अपनी गलती सुधारी थी उसने। लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे ना। भाभी हंसी थी। दादा भी कमरे में से उठाए थे और फिर सब लोग खूब हंसे थे और सबसे कहते फिरे थे, ये कितने ज़हीन है, इतना छोटा कन्नू, लेकिन फिर भी कितना समझता है। और मिंटू तो पड़ोस के सारे घरों में कर्ण को घुमाता फिरा। जो लड़का मिलता उससे कहता, मेरी बुआ का लड़का है, क्लास 4th में ही है, लेकिन ऐसी इंग्लिश बोलता है कि तुम भी नहीं बोल सकते। तुम्हारी 8वीं की किताब में फर्राटे से पड़ जाएगा, क्या समझते हो? अरे हिंदी तो इन्हें आती ही नहीं, बस इंग्लिश। एक दिन मुझसे आनंद और बालक का मतलब पूछ रहा था, क्योंकि हिंदी शब्दों के मतलब ना ये लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, समझे? लड़के कर्ण और कन्नू के थोड़े और पास आ जाते, उन्हें अजूबी निगाहों से तौलते और चले जाते। शालू, ले, ये तेरी भाभी ने भेजी है। दादा लाल पीली नाइडेक्स की चुदरी मेरे हाथों में थमा देती हैं। कर्ण कन्नू को भी बुलाकर बड़े प्यार से और गर्व से एक एक रंगीन बुशर्ट देते हैं। दोनों एक सपाट थैंक्स के साथ पैकेट मेरी ओर फेंकते हुए बाहर चले जाते हैं। मैं यूं ही जाने क्या सोचती पैकेट हाथों में थामे खड़ी रह जाती हूँ। तो दादा अचरज से और थोड़ी निराशा से पूछते हैं, तुझे पसंद नहीं आई शालू? तेरी भाभी कह रही थी कि शालू पर ये रंग बहुत फबेगा। उसने घंटे भर तक कितनी दुकानें छान कर तब ये साड़ी पसंद की थी तेरे लिए। मैं घोर आत्मधिकृत भरी जल्दी से बोली, अरे नहीं, अच्छी है दादा, बहुत अच्छी। मैं तो यूं ही भाभी को याद करने लगी थी, लेकिन भाभी क्यों इतनी परेशान हुई मेरी खातिर? अरे वाह, क्यों नहीं होती, लेकिन माँ जी को दिखा देना, समझी? यहाँ आपको बता दूं कि मुझे फिर से टेलीफिल्म याद आ रही है। ये सीन उन्होंने बहुत सुंदर दिखाया है कि वो फ्लैशबैक में दिखा सकते थे, मैं लेखन में नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो साड़ी वो अपने सिर में रखती है और वो फ्लैशबैक में दुल्हन बनी मदर इंडिया की तरह दिखाई पड़ने लगती है। तभी पढ़ते हुए मुझे वो टेलीफिल्म का वो दृश्य याद आ गया। वापस मैं अपनी कहानी पर आ रही हूँ। दादा कह रहे हैं, लेकिन माँ जी को दिखा देना शालू पहले, अच्छा, मैं जो लाया हूँ। मैं माँ जी के पास ले जाती हूँ। माँ जी देखते ही हमेशा की तरह अति सतर्क नरमाई से बोलती हैं, तुमसे कितनी बार कहा, उन्हें मना कर दो, इस सारी फॉर्मेलिटी की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, बेकार वो लोग परेशान होते हैं। उनसे कहो मेरी तरफ से ले जा करके तुम्हारी भाभी और उनके बच्चों को दे दें। फिर उन्हें लगा
वो कहीं असावधान हो गई, गफलत हो गई उनसे। खुद को सुधारते हुए बोली, नहीं जाने दो, लौटाने पर उन्हें बुरा लगेगा, ले जाओ रख दो। लेकिन तुरंत उन्होंने एक दूसरा भूल सुधार किया, लेकिन हाँ तुम्हें पसंद हो तो पहनो, पहनो ना, तुम्हें पसंद हो तो। मैं उसी असहज सहजता से कहती हूँ, नहीं रखे देती हूँ, इतनी साड़ियाँ तो वैसे ही पड़ी हैं अभी, नई की नई है। माँ जी को राहत मिलती है, ठीक है तो फिर रख दो। उनकी आंखों में राहत लौट आती है। मैं दोनों पैकेट उस बॉक्स में ले जाकर डाल देती हूँ जिसमें और भी ऐसे बहुत से मिले जुले ऐसे वैसे सामान रखे हुए हैं जो हमारे उपयोग के लायक नहीं, यूं ही दिए दिलाए के काम में आते हैं। कभी कभी सोचती हूँ, माँ जी ये अभिनय करते करते थकती नहीं। लेकिन सिर्फ माँ जी ही क्यों, मैं खुद भी तो उसी नाटक की एक अहम भूमिका निभा रही हूँ। और यह कोई 1-2 दिन या 2-4 खंडों का नहीं, जीवन भर चलने वाला नाटक है। अगली शाम दादा लौटे तो बोले, शालू काम तो आज ही पूरा हो गया है जो 2-3 दिनों में होने वाला था, अब मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। दादा ने इस तरह दुलराए स्वरों में कहा कि उनके की जानने की बात सुनते ही कहीं मेरा चेहरा मुरझा न जाए। लेकिन मैं आंखें मूंद कर एक अवसाद भरी राहत महसूस कर रही हूँ दादा की जाने की बात सुनकर। जैसे एक अभिनेत्री सी संवाद बोलती हूँ, अच्छा जाएंगे दादा आप? अरे इतनी जल्दी? दादा प्यार से समझा रहे हैं, सरल निष्कप भाव से। तो उदास क्यों होती है? देख जाना भी तो ज़रूरी है ना। साहब लोग तो समझ ही गए होंगे ये काम हो गया पूरा, तो अब मैं इसके बाद रुकूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। और फिर तेरी भाभी की तबीयत भी। हाँ शालू, लौटते समय दुबे जी के यहाँ गया था कि एक 2 टायर का एक बर्थ दिला दें, पर वो बीवी बच्चों के साथ हरिद्वार गया हुआ है और अब मेरी सेहत ऐसी रही नहीं कि मैं चालू डिब्बे में यात्रा कर सकूं। नहीं नहीं, मैं फौरन प्रतिवाद करती हूँ, चालू डिब्बे में कैसे जाएंगे आप? बहुत परेशानी होगी। आप परेशान मत हो, ठहरिए, अखिल से कहती हूँ। दादा खुश हो गए। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है अखिल बाबू चाहें तो किसी से कह के एक स्लीपर का टिकट क्या मुश्किल है उनके लिए। दादा को नहीं मालूम अखिल की मुश्किल। सुनने पर अखिल कहते हैं, एक बहुत गहरा पसोपेश उनके पास है। देखो पकड़ता हूँ किसी को स्लीपर के टिकट के लिए। असल में खुद तो कह नहीं सकता ना, किसी असिस्टेंट के मार्फत कहलाना पड़ेगा। फिर भी बात छुपती कहाँ है, कहाँ का टिकट, किसके लिए, आदि तमाम सारी डिटेल्स। मैं जैसे अपने आप से कतराती खड़ी रह जाती हूँ। वह तो यूं भी जाने कितनी बार दादा की बुशर्ट के नीचे हल्का रफू है, कहीं बाई ने कपड़े फैलाते समय देखा तो नहीं। दादा की चप्पल में सिलाई के छुपे टाके हैं। हरलाल के झाड़ू लेकर आते ही मैं चप्पल पलंग के नीचे खिसका देती हूँ। दादा की बनियाइन में एक आध छोटे छेद हैं। खुदीराम उसे ही देख के तो नहीं मुस्करा रहा था। जानती हूँ मेरा बहुत सारा डर निर्मूल है, मेरी आशंका है, पर काफ़ी कुछ सच भी होगा
कैसे नहीं होगा? आखिर क्यों हमेशा किसी के आते ही हरलाल सूचना देकर दबे पांव खिसक जाता है, लेकिन जब कभी दुबे जी आते हैं तो हरलाल आराम से दुबे जी से दोस्ताना बातें करते हुए हंसता हुआ अंदर आता है। किसी और के आने पर वो मेरे अम्मा जी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, कॉफ़ी, स्क्वैश, रूह अफ़ज़ा। लेकिन दुबे जी के आने पर कुछ कहने के सहते ही जी साहब लाए रहे हैं, और 5 मिनट के अंदर चाय के प्याले के साथ अलमारी में रखे नमकीन बिस्कुट हाजिर कर देता है। और दुबे जी हमेशा टेरिडीन की वही कमीज़ पहनकर आते हैं। वो दूर से ही देखकर माँ जी से कहता है, सरकार वो दुबे जी आए रहे हैं, बहू जी के मायके वाले। अब आज दादा जा रहे हैं। उन्होंने फिर वही बादामी बुशर्ट और कत्थई पैंट पहन ली है। हरलाल ने उनकी अटैची उठा ली है। माँ जी के पैर छुए तो उन्होंने बड़े अपनापे से कहा, खुश रहो खुश रहो, बड़ा अच्छा किया जो आ गए, ऐसे ही आया करो, अच्छा आया करो कभी कभी। जी, दादा प्रसन्न होकर कह रहे हैं। जी माँ जी, अब तो इधर ऐसा काम लग गया है इस शहर में कि हर महीने 2 महीने पर आता रहूँगा। अच्छा 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 अच्छा। माँ जी एकदम चौंक कर तुरंत अपने को संभाल लेती हैं। हाँ हाँ अच्छा है। फिर झटपट मनी मन एक निश्चय लेकर मुझे इशारा कर देती हैं। मैं जल्दी से जाकर अखिल के नए कुर्ते पजामे का एक पैकेट लाकर माँ जी को थमा देती हूँ। माँ जी दादा को देने लगती हैं तो दादा अचकचाकर पीछे हट जाते हैं। अरे अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं शालू का बड़ा दादा हूँ ना, ये आप क्या कर रही हैं? हाँ हाँ सब पता है, शालिनी से बड़े हो, मुझसे तो नहीं ना। अगली बार आना तो यही पहन कर आना, समझे? पता नहीं दादा कितना समझे कितना नहीं समझे, लेकिन हम स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर हर थोड़ी देर पर 2-4 लोगों का हुजूम मिल ही जाता। अखिल को देखते ही लोग, अरे आप यहाँ साहब, किसी को सी ऑफ करने? अच्छा अच्छा, भाभी जी के ब्रदर को। ट्रेन धड़धड़ाती हुई आकर रुकी तो दादा जल्दी जल्दी आदतन अपनी अटैची बिस्तरबंद सहेजने लगे। अखिल ने सिगरेट थमी उंगलियों से उन्हें इशारा किया, जिसका मतलब था कि हड़बड़ी न कीजिए, आपका सामान रख दिया जाएगा। लेकिन तभी दादा कुली को फर्स्ट क्लास एसी में सामान रखते देख चौंक जाते हैं। हड़बड़ाकर कुली को पुकारने रोकने की कोशिश करते हैं तो अखिल आंख के इशारे से उन्हें फिर रोक देते हैं। दादा भौचक और परेशान ही नहीं, दयनीय होकर कह उठते हैं, अरे नहीं अखिल बाबू, मैं तो आराम से स्लीपर या। अखिल फिर सख्ती से उन्हें कुछ आगे कहने से रोक देते हैं और मुझे इशारा करते हैं। मैं दादा के एकदम पास जाकर फुसफुसाती हूँ, दादा यहाँ कुछ मत कहिए, अगल बगल खड़े लोग सुन रहे हैं, जाने दीजिए, सभी लोग इन्हें जानते हैं। सचमुच अखिल के चेहरे पर तनाव की हल्की सी लहर खिंच रही है, लेकिन दादा का चोट खाया आत्माभिमान कह रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है शालू, मैं तेरे अखिल के पैसों से। अच्छा ठहरो, मैं तुम लोग को किराए के पैसे। अखिल का चेहरा फिर खिंचता देख मैं दादा का जेब में पड़ा हाथ रोक देती हूँ। वैसे मैं जानती हूँ दादा का उनकी जेब में पड़ा हाथ भी बहुत लाचार है, क्योंकि एसी फर्स्ट क्लास के किराए के पूरे पैसे उनकी जेब में नहीं होंगे। अब ट्रेन धड़-धड़ करती हुई प्लेटफॉर्म छोड़ रही है। मेरी आंखों में आंसू नहीं,
रेत का एक उड़ता हुआ रेगिस्तान है। मैं दादा को भींचकर हल से सिसक भी नहीं पाई थी, और दादा एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे के दरवाजे पर निरपराध सजा पाए कैदी की तरह लाचार खड़े हैं। किसी तरह उनका दायां हाथ उठकर एक दो बार हिलता है, फिर नीचे झूल सा जाता है। मैं याद करने की कोशिश करती हूँ, दादा को इतना दयनीय, इतना लाचार मैंने शायद ही पहले कभी देखा हो जितना आज एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। कहानी ख़त्म हो गई, और आप लोगों से बताऊं तो चूंकि वो टेलीफिल्म भी कई जगह दिखाई जा चुकी है, ऐसी कोई बहुत ऊंचे स्तर की नहीं है, लेकिन कुछ बहुत करुण मार्मिक दृश्य हैं। जैसे ट्रेन जब छूटती है और उसमें उसका दादा खड़ा है, तो उसका हाथ किस तरह झूल रहा है, वो कितना अवश लाचार दे रहा है दिख रहा है, और ट्रेन धीरे 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 प्लेटफॉर्म छोड़ती हुई चली जाती है। वंदना वाजपेयी कह रही बहुत अच्छी कहानी थी, धन्यवाद वंदना। लेकिन साथ ही मुझे साफ समझ में आ रहा था, मज़ा ये है कि जब मैंने पढ़ के सुनाई और फिर लोगों ने देखी, तो उसमें भी उन्हें बड़ा मज़ा आया था, सुनी हुई और देखी हुई कहानी के बीच में तुलना करते हुए, देखते हुए। तो कहानी मेरी, संजीव बख्शी जी नमस्कार, आपने सुनी कहानी, और जितने भी लोग आए थे, मेरा ख्याल है समय भी हो गया है पूरा, और मैं सिर्फ यही बस कहना चाहूँगी कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर इसमें आउटडेटेड आपको लगी होंगी। जैसे उस समय 3 टियर हुआ करता था, आज नहीं, लेकिन जो मूल संवेदना होती है मूल संवेदना, ओहो मीनाक्षी जी की मुश्किल से लिंक खुली तो कहानी ख़त्म हो गई। मुझे सचमुच बुरा लग रहा है मीनाक्षी। जया ने सुनी कहानी, आशा सोलंकी जी ने सुनी, और सबसे बढ़ कर के अर्पण कुमार जी जो इतने सम्मान, इतने स्नेह के साथ मुझे आमंत्रित करते हैं, उनका किया मैंने, इसका मुझे बहुत बहुत इसकी खुशी है, आनंद है, इस रूप में आपको अपनी कहानी दे जाने की। बहुत 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 धन्यवाद फिर से अर्पण जी आपका, और साथ ही जन सुलभ पुस्तकालय का